हैं कुछ अभी अभी हमारे साथ इस चर्चा को ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार फिर से उनसे आपका परिचय करा दूं। उत्पल कौल साहब हैं, कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ हैं, हिस्टोरियन हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। विजय कौशिक साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन मेहता साहब हैं, उनके साथ भी हम इस चर्चा को काफी देर से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ सुशील वकील साहब हैं, कश्मीर मामलों के संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार, और इसके अलावा विजय रैना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर को बहुत अच्छे से अंदर और बाहर से समझते हैं। हमारे साथ संजीव उनियाल साहब भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो विजय कौशिक साहब आपसे शुरू करूं मैं। ये बात ठीक है कि हम देख रहे हैं कि विपक्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको लेकर कह रहे हैं कि इसके नतीजे आने वाले दिनों में बड़े गंभीर होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। नहीं, देश स्वागत कर रहा है, देश की जनता अपनी तरीके से इस चीज को देख रही है, राजनीतिक लोग अपने नजरिए से देखते हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष का केवल यही कहना है कि इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, कश्मीर की जनता से भी विचार विमर्श इस मुद्दे पर लेकर किया जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि आप सभी से मिलजुल कर सभी मुद्दों पर सभी को सहमत करके सभी की संतुष्टि के बाद में कोई निर्णय लेते हैं। यह देश ऐसा देश नहीं होना चाहिए कि जहां हिटलर की तरह कोई आदमी कोई आदेश दे दे और वही जो है एक पत्थर की लकीर बन जाए। तो कश्मीर की जनता भारत की जनता है, वो कोई हमसे अलग नहीं है, हम उनसे कहीं अलग नहीं है। अगर कहीं कोई कानून बाधा था और उनसे बैठकर बात की जाती तो मुझे पूरी उम्मीद है। साहब, ये हिटलर वाली बात, ये एक तरफा कर देने वाली बात, ये आप लगातार कहते रहे, और पहले आपने कहा तो जो सीटें आई उससे और ज्यादा बढ़ गईं। आप अभी भी कह रहे हैं, आप और क्या पूरी की पूरी सीटें उस पार्टी के नाम करना चाहते हैं ये कह के? नहीं, हम तो देखिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रहेगी। सबसे पहली बात नहीं, लोकतंत्र को डिफाइन कैसे करते हैं आप? लोकतंत्र को डिफाइन कैसे करते हैं? देश हित में है, जो भी मुद्दा देश हित में है उस पर काम होना चाहिए। पुलवामा अटैक के बाद में कांग्रेस जो है भाजपा के साथ खड़ी थी। विजय कौशिक साहब, लोकतंत्र की परिभाषा आपकी निगाह में क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा मेरी निगाह में यह है जिसमें जो लोक राज है, यानी कि जनता की राय से, सलाह मशवरे से। क्या ये सरकार जनता की राय से चुनकर नहीं आई? क्या एक आइडियोलॉजी को लेकर एक पार्टी अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी कह लें उसको लेकर सामने आई? क्या उस पर वोट नहीं दिए लोगों ने? बिल्कुल दी है। अगर वो मैंडेट था और उसमें पहले ही घोषणा पत्र में कहा गया था हम इसको हटाएंगे, जिम्मेवारी भी तो किसी को दी है। विपक्ष का काम क्या है कि सरकार अगर कोई तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ काम करना चाहती है तो उस पर रोक लगाना। आपने एक बात सुनी होगी विजय कौशिक साहब, विपक्ष ने केवल ये कहा है कि मनमानी मत कीजिए। टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एनार्की। बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी अगर आप कर देंगे तो वो भी एक तरीके की अराजक स्थिति बन जाएगी। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं है? बिल्कुल सहमत हूं, और ये मैं मानता हूं कि जो वर्तमान में जो लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कदम उठा रही है भाजपा, उससे रोटी रोजगार और जो दूसरी समस्याएं देश में पैदा हुई हैं उनसे अराजकता की स्थिति बन रही है देश में। आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। मोदी जी, आप मोदी सरकार 125 करोड़ लोग, मुझे बताइए जब नंबर का पूरा है मोदी जी का फैसला 125 करोड़ लोगों का, भारतीय लोगों का फैसला है सरकार, क्योंकि नंबर गेम में पूरे हैं तो उन परिस्थितियों में इन्हें सलाह मशवरा करने में क्या दिक्कत थी? आज क्या लग रहा आपको? 30 साल से आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार में बहुत सारी चीजों में इस कदर और अंतहीन सलाह मशवरे होते थे कि उसको पॉलिसी पैरालिसिस तक का नाम दिया गया था। देखिए, उनको लेकर मशवराते रहे अपनी ही पार्टी में कि डिसीजन जो है तुरंत होने चाहिए। रैना साहब से बात, रैना साहब बात उठाए हुए थे। कौशिक साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, जब 35 से संविधान में लाया गया था, वो कैसे लाया गया था? अगर आपको हिस्ट्री मालूम होगी, उस समय भी प्रधानमंत्री ने अपने डिफेंस मिनिस्टर, अपने होम मिनिस्टर से नहीं पूछा था। आज आप कहते हो कि मोदी जी ने आज हिटलरी का राज चलाया। मोदी जी ने जो आज डिसीजन लिया, इसका हिंदुस्तान के नागरिक स्वागत कर रहे हैं। आप देख लीजिए। मुझे वो जो बातचीत ये बताइए, आज आप बात करनी
चाहिए। क्या हम उन्हीं नेताओं से सलाह कर ले जो नेता JKLF के फाउंडर्स हैं, जो नेता पाकिस्तान से टेरर को वापस ला के लाए ताकि उनका पुनर्निवास हो कश्मीर में, कश्मीरी पंछी का पुनर्निवास नहीं होगा और पाकिस्तान से कर दिया। बहुत सारे टेररिस्टों के साथ हुआ। उनके साथ है, जिसने बोला भारत के साथ हाथ लगाने वाला बाकी नेता जो JKLF के फाउंडर्स है, जो पाकिस्तान के जाके भी उनके से गले मिलते हैं। कौशिक साहब, हम वहाँ के निवासी हैं, हमें मालूम है नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पार्टी है जिसने लिबरेशन फ्रंट खड़ा कर दिया, फाउंडर मेंबर वही है, मोहम्मद मकबूल भट्ट खड़ा करके रखा है। PDP वही पार्टी है। हजारों युवक जेल में ठोके गए। साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, हम आपसे आप विजय कौशिक साहब समझेंगे कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी कितने विपक्षी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। हम आपसे समझेंगे, अभी एक एक करके आपको बताएंगे वो फैसले, और उसमें कितनी बार विपक्ष को जब तक हर किसी ने लिख के दस्तखत करके ये नहीं दे दिया कि मैं भी सहमत हूं, तब वो काम किया गया नहीं किया। दिनेश नैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। दिनेश नैन साहब, इस बात को लेकर बहुत सारे लोग मुखर हैं कि विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया, एक तरफा फैसला सुना दिया गया। गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि उस जगह को जहां की मुख्तलिफ जियोग्राफी है, मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ सियासत है, वहां ऐसा करके ठीक नहीं किया गया। महबूबा मुफ्ती कहती हैं इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आपका नजरिया? देखिए दिनेश, ऐसा इस टाइम पे तो सब लोग ये अपनी अपनी राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जो हम देख रहे हैं कश्मीर में आज हुआ, जो 370 को हटाया गया और 35A को भी हटाया गया, मैं समझता हूं इसका समर्थन सभी को करना चाहिए। और दूसरा इसका कारण एज ए आर्मी ऑफिसर होने के नाते, एक रिटायर्ड, मैं ये कहूंगा कि सेना ने बहुत शहादत दे ली है इस इलाके के लिए। 1947 से लेके अब तक अगर आप गिनते गिनते थक जाएंगे, आज भी हम लोग जो है टुकड़ों में जो है बक्सों में बंद होके आते हैं बस। तो अब अगर आपने मूव ले लिया है और पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया है कि ये कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो मैं समझता हूं कि आपस में तू मैं बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। कुछ शक शुबा कुछ चीजें जानी चाहिए, कुछ शक शुबा कुछ चीजें सॉल्व करनी है तो बंद कमरों में की जाए, क्योंकि इस टाइम पे दो जगह पे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो देखिए इंटरनेशनल प्रेशर हमारे पे, या इंटरनेशनल यदि लोग हमारे पे नजर रख रहे हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा जो अभी घाटी के अंदर इस टाइम पे जो कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी हमें देखना है कि धारा 44 को 144 को जो है थोड़ा ढील दे करके कैसे लोगों का व्यवहार आने वाला है। लाजिम सी बात है, देखिए जो 3 परिवार थे या 3 पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेनली कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में जब से देश आजाद हुआ, तो इन लोगों ने कोई भी पैसा नीचे तक पहुंचने नहीं दिया। लिहाजा अगर आप जाकर के किसी से भी बात करेंगे कश्मीर में, एक मामूली एक आम इंसान से, साहब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, और खास तौर से एक खास तौर से आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट पार्ट 1 के समय एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि कश्मीर को उस तरीके से हैंडल किया जा रहा है जो कि नाइटमेयर साबित हो सकता है। असल में वो लोग जिनका पॉलिटिकल एजेंडा, उनका राजनीतिक वजूद इस तरीके की चीजें, इस तरीके का नैरेटिव बनाने से था, वो इसको टो कर रहे थे। अब जाहिर है 144 खुलने के बाद वो या उनके समर्थकों को कुछ दिखाना होगा, वो दिखेगा। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये बहुत फॉर्मिडेबल है? आपके पास आते हैं, एक ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कवि महोदय भी जुड़ गए हैं, अरुण पांडे साहब, क्या दिल से एकदम से क्या निकलता, मतलब कुछ गढ़ा हुआ नहीं, एकदम से निकलने वाला, आप बताइए ये देख के क्या निकल रहा है? एकदम से तो ये निकलना चाहिए कि सबको, पूरे देशवासियों को दिवाली की बधाई। और आज बरसात मौसम में आप लोग पटाखे फोड़ लें, पूरा देश फोड़ भी रहा है पटाखे। अब मैं ये पटाखे सीले हुए नहीं है, बारिश में भी एकदम ताजे पटाखे। कई बार पहले फुस्सी पटाखे हम देख चुके हैं। और हाँ, ये फुस्सी पटाखे नहीं, तो मैं तो कहूंगा कि ये तो एटम बम है पूरे देश के लिए। जो हमारे बचपन में हम लोग एटम बम सुनते थे, पटाख से बोलता था, उसी में मैं 4 लाइनें मैं प्रस्तुत करता हूं आपको ब्रेक के जाने से पहले, कि संसद में सब विपक्षी को वो फेल कर दिया,
संसद में सब विपक्ष को वो फेल कर दिया, 370 हटा करके वो तो खेल कर दिया, 370 हटा के तो वो तो खेल कर दिया। अलगाववादी देखो सब छाती पीटते, अलगाववादी देखो सब छाती पीटते, मोदी ने देखो शाह को पटेल कर दिया, मोदी ने देखो शाह को पटेल कर दिया। क्या बात है, मोदी ने देखो शाह को पटेल कर दिया। और ये शाह और मोदी की जोड़ी के बूते की ही बात थी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। विश्लेषण और तमाम रंग इससे जुड़े हुए की कोशिश की जा रही थी। गृहमंत्री ने कहा कि इस बारे में मैं बाद में बोलूंगा, और बाद में आपने यह भी देखा कि चेयर ने, स्पीकर ने यह भी कहा कि इसके संदर्भ में जिसको जो बोलना है उसके लिए कल वक्त दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से उस मुद्दे पर लौटते हैं जहां बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इसको लेकर सरकार ने लोगों को भरोसे में नहीं लिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसके बड़े गंभीर नतीजे हो सकते हैं, और अभी शायद उनका अनुमान लोगों को नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन यह भी एक दूसरा नजरिया है कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में जो आज तक करने का कलेजा किसी का नहीं हुआ, वो आखिरकार इस सरकार ने करके दिखाया है, और प्रॉपर होमवर्क के साथ करके दिखाया है। पहले ग्राउंड सिचुएशन को समझा गया, लोगों की मंशा समझी गई, कश्मीर की गड़बड़ियों में की रूट कॉज क्या है वो समझा गया, और उसके बाद उसका इलाज अब शुरू हो चुका है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और एक बात और बता दें आपको, 370 को लेकर एक तरीके से देखें तो 370 हटी। क्यों? क्योंकि उसके साथ के साथ जो उपबंध थे उसमें से कई हटे, लेकिन 370 अपनी जगह कायम है, क्योंकि उसका जो क्लॉज है वो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसको लेकर और स्पष्टीकरण और इसको लेकर और टेक्निकली समझ लेने की कोशिश करते हैं। उनियाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। उनियाल साहब, जल्दी से इस पर प्रकाश डाल दें प्लीज। हाँ दिनेश, वो चूंकि लाइटर मोड में कवि से बहुत हास्य कवि ने और बड़े अच्छे तरीके से रखा था। अरे आज तो इन्होंने वीर रस पढ़ा है, आज हास्य नहीं है। था आज वो वीर रस के दिन में हास्य रस को टच देते हुए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था, लीथल कॉम्बिनेशन था। मैं दिनेश एक बात कहना चाहूंगा, जब मैं छोटा था 6ठी या 7वीं क्लास में, तो ट्रक के पीछे लिखा था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो उस तरह की आज वो इंप्लीमेंटेशन, ये तो मैंने लाइटर मोड में कहा, उन कवि के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की है। परंतु अगर हम टेक्निकली देखें तो ये सारी विवाद की जड़ कंटकैव नैव कंटकम, एक कांटे से कांटा निकाला जाता है। यूर राइट, आप संस्कृत के आप भी ज्ञाता हैं, चाणक्य ने बोला था। तो आप देखिए कि 1954 में, ये 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में उसी दिन से 370 जो है आप लग गई थी। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था बड़ी स्मार्टली, और उसको उतनी स्मार्टली आपने देखिए कि उसी कांटे से निकाला गया। कांटे से कांटा निकाला जा सकता है। तो आज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ है, आज उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आपने देखो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने दिया है, और नीचे कोविंद जी के साइन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है कि पहले वाला क्लॉज जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिसके थ्रू कि वो पार्ट एंड पार्सल है, जो आर्टिकल 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि जम्मू एंड कश्मीर एक पार्ट एंड पार्सल है किसका? हिंदुस्तान का। तो उसमें ही आगे हम देखें तो 370 क्लॉज 1 उसको सिर्फ रखा गया है, बाकी के दोनों क्लॉजों को हटा दिया गया है। 370 एक में आने वाले टाइम में मुझे लगता है और कुछ ऑर्डर्स आएंगे। तो आज वाला जो ऑर्डर था जिसको अमित शाह जी ने पढ़ा, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, और उसका CO 272 है नंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, जिसने कि पिछले वाले ऑर्डर को समाप्त किया। और हाँ, 370 खत्म करने का सारी व्यवधाएं, सारी राज्यसभा में कुछ इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, उधर चलने फिर आपके पास आते हैं। हमारे पास कुछ एक तस्वीरें प्रोटेस्ट की भी आई हैं, PDP की तरफ से प्रोटेस्ट की तस्वीरें, वो हम आपको दिखाएंगे कितने लोग हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ऊपरी सदन में पहुंचे, प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचे, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री सदन के भीतर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, और यहां जैसे ही कुछ सिग्निफिकेंट होता है, कुछ कहा जाता है, हम आपको उस तरफ ले चलेंगे। मैं एक कश्मीर के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में एक बात रखना चाहता हूं। जैसे 560 रियासतों ने जिस एक्सेशन पेपर कर विलय पेपर पर साइन किया, उसी पर महाराजा हरि सिंह ने भी साइन किया। कोई अलग से पेपर नहीं था, इट वॉज सेम लैंग्वेज, सेम थिंग। बट व्हाट वाज द रीजन? क्या रीजन था
कि 54 में इनको आर्टिकल 370 और उसके रात के अंधेरे में 35A बीच में डालने की जरूरत पड़ गई है। ये एक छलावा था, ये एक बहुत बड़ी तिगड़मबाजी थी जो उन्होंने संविधान के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया। जो एक बहुत बड़े नेता पटेल जी ने अधूरा काम छोड़ के रखा था, वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने इस काम को आगे बढ़ाया और प्रशस्त किया। कश्मीर का पूरी तरह से जो पहले भी विलय था उसको और संवैधानिक रूप दे दिया कि ये पूरी तरह से विलय हो। और आज अब कश्मीर भारत का हर एक नागरिक को भी वही हक है जो मुझे एज ए कश्मीरी वहां पर। मैं एक चीज बढ़ाना चाहता हूँ इसमें, चैप्टर 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम इनकॉर्पोरेट किया गया, उसमें सही से बताया गया कि दिस चैप्टर आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी वन, ये नहीं कि परमानेंट है। जब अगली गवर्नमेंट, अगले लोग, अगले गवर्नमेंट, अगले लेजिस्लेटर को चेंज करना चाहेंगे देखें। लेकिन एक चीज है ना, एक चीज है, देखिए नहीं, एक सेकंड सर, ये इसका जो अस्थायी स्वभाव था, इसका जो टेम्पररी नेचर था, वो सबको मालूम है। उन लोगों को भी मालूम है जो ये कहते रहे कि ये तो आइन के साथ खिलवाड़ है, ये तो संविधान के साथ खिलवाड़ है, उनको भी मालूम है। लेकिन सर बहुत सारी चीजें उनको मौका क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनमें रिव्यू का, प्रीव्यू का प्रोविजन था, उनको वक्त पर प्रीव्यू नहीं किया गया, उनको वक्त पर रिव्यू नहीं किया गया। मसलन आरक्षण को लेकर भी ये कहा गया था कि इसको पीरियोडिक तरीके से हम प्रीव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या, हाँ 10 साल बाद हम देखेंगे। लेकिन सर असल में क्या है कि कई जगहों पर वोट लेने की चाहत बाकी तमाम चीजों पर हावी होती है सर। इसीलिए उन लोगों की भी ये मुराद थी कि शायद इस बात का हवाला देते हुए कि तो आइन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, हम इसको आगे टो करते रहेंगे। इस बारे में क्या कहना उनियाल साहब आपका? दिनेश, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। वो टेम्परेरी, प्रोविजनल या ट्रांजिशनल क्यों था, ये भी एक बार अपने व्यूअर्स को हम बता देते हैं। मुझे लगता है कि वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम एक प्रेवलेंट टाइम में ऐसी सिचुएशन थी कि जब अब यूएन से आपके संबंध, यूएन में केस जा रहा था, यहाँ बहुत ज्यादा विरोधाभास था। यहाँ पर भी आपको पता ट्रांस बॉर्डर कितने ज्यादा आपस में काट माल लगातार चल रहा था। तो उस ट्रांजिशनल फेज में खास तौर से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया और उसके साथ 35A भी आ गया। ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। 35A भी आपको ये खुशी होगी कि बाकी के जो प्रोविजन 370 में कटे, उससे 35A अपने आप। उनियाल साहब आप कहाँ ले रहे हैं प्लॉट? वहां मैं प्लॉट तो नहीं लूंगा, पर आज शाखा लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों को जरूर जगह चाहिए होगी। चलिए, शाखा के लिए जगह देख रहे हैं उनियाल साहब वहां। लेकिन आपको ये जानकर एक बार फिर से, आपके लिए जानकारी एक बार फिर से दोहरा दें कि अब यहां पर 2 हिस्सों में इसको बांट भी दिया गया है। लेह और लद्दाख का इलाका और जम्मू और कश्मीर का इलाका दोनों ही केंद्र शासित होंगे, लेकिन यहां पर जम्मू और कश्मीर में विधानसभा होगी और लेह लद्दाख में विधानसभा के बगैर ये यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए।